आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ मशरिक़ उस्ता से कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले आइए डाल लेते हैं सुर्खियों पर एक नजर। यमन के जरिए बेन गुरियन एयरपोर्ट तिल अवीव पर हमले के बाद अब इजराइल और अमेरिका ने भी यमन के पोर्ट पर किया हमला। पोर्ट पूरी तरह से तबाह। इजराइल दुनिया को बता रहा है कि गजा पर कोई कब्जा नहीं। आखिर ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है? गजा में फतह हासिल करने के लिए एक बार फिर इजराइल बना रहा है मंसूबा। अपने लोगों के साथ सर जोड़कर बैठे नेतन्याहू कैबिनेट की मीटिंग, उसमें मिली बड़ी मंजूरी। यमन के हौसी बागियों ने इजराइल पर मुकम्मल फदाई नाकाबंदी की। इससे इजराइल और अमेरिका में बेचैनी। इजराइल का पूरे गजा पर कब्जा करने का नया मंसूबा। सिक्योरिटी काबीना से भी मंजूरी मिल गई है। हमास क्या करेगी? हुकूमत ने 7 अक्टूबर के वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन न बनाने का फैसला लिया। अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवाल। इजरायली काबीना ने गजा के लिए इंसानी इमदाद के मंसूबे की मंजूरी दे दी। ईरान के कासिम बसीर नामी मिसाइल का कामयाब तजर्बा, देखने वालों के उड़े होश। ईरानी अखबारात का दावा। दुश्मन के लिए सब कुछ हथियार, लेकिन हम सिर्फ हथियारों पर तकिया नहीं करते। हमारी असल ताकत अल्लाह पर ईमान है। जनरल सलामी। यमन के जरिए जिस तरह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, अब उस पर इजराइल और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। यरूशलेम पोस्ट में बताया है कि इतवार को बेन गुरियन हवाई अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजरायली फदाई यमन में हौजी बागियों पर अमेरिकी रात के साथ मुश्तरका जवाबी हमला कर रही है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स 1 दर्जन के करीब हमले की जगहों की वजाहत कर रही हैं। जंग के दौरान इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी के 400 से ज्यादा हमलों के बाद जुलाई 2024 के बाद से ये हौसियों पर छठा इजरायली फदाई हमला है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इजरायली दिफाई अफवाज ने पीर के रोज यमन में हौसियों के खिलाफ जवाबी हमला किया। अल अरबिया का कहना है कि इस हमले में 30 के करीब इजरायली तैयारों ने हिस्सा लिया। दीगर रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर बमबारी में हिस्सा ले रहा है, जो कम से कम 18 मुख्तलिफ मकामात पर हुई। इजराइल पूरे दुनिया को बता रहा है कि उसका गजा पर कब्जा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर अब 60,000 रिजर्विस्ट को क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए इस पर भी हमारी ये रिपोर्ट। कानून की प्रोफेसर न्यू गॉर्डन गजा की नाकाबंदी के तहत भूख की वजह से वजाहत करती हैं और इजराइल 60,000 इजाफी रिजर्विस्ट फौजियों को क्यों बुला रहा है, वो ये सवाल करती हैं। लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कानून के प्रोफेसर न्यू गॉर्डन ने गजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की और पूछा कि फौजी कार्रवाई में इजाफे की हिमायत के लिए 60,000 से ज्यादा रिजर्व फौजियों को क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि दावा तो ये था कि वहां पर इजराइल का कब्जा है, या ये कि कब्जा नहीं है। 19 महीने कार्रवाई के बाद अब एक बार फिर इजराइल गजा में फतह हासिल करने के लिए कुछ नया मंसूबा बना रहा है। क्या है, उस पर भी हम देखते हैं ये रिपोर्ट। इत्तलात के मुताबिक इजराइल के सियासी और फौजी रहनुमाओं ने गजा के खिलाफ कार्रवाई को वसअत देने और तबाह हाल और कहत ज़दा इलाके तक इमदाद पहुंचाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने मुत्तफ़क़ा तौर पर रिजर्व फोर्सेस को बुलाने और फ़िलिस्तीनी सरजमीन की नाकाबंदी के शिकार 23 लाख अफराद तक खुराक और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी इजरायली फौज के हवाले करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। न्यूज़ वायर ने नामालूम इजरायली हुक्काम के हवाले से बताया है कि इन मंसूबों में फतह और पूरी गजा की पट्टी पर कब्जा शामिल है। खबर रसा इदारे
رویٹرز نے اطلاع دی ہے کہ وسیع حملے سے پورے علاقے پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ ایک ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ اس منصوبے میں دیگر چیزوں کے علاوہ غزہ کی پٹی کو فتح کرنا اور علاقوں پر قبضہ کرنا، غزہ کی آبادی کو ان کی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف منتقل کرنا شامل ہے۔ ذرائع نے کہا کہ نتنیاہو فلسطینیوں کی رضاکارانہ روانگی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو فروغ دینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پانی کے جہاز بلکہ ہوائی جہاز پر بھی اب ناکے بندی کی جائے گی۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر مکمل فضائی ناکہ بندی لگانے کے لیے بن گورین ہوائی اڈے پر میزائل داغنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی حملے کیے جائیں گے، لیکن اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے حملے جاری ہو گئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کے جواب میں ایران بھی میدان میں آئے گا؟ نتنیاہو کی کابینٹ نے منظوری دی ہے کہ اب ہم غزہ پر پوری طرح سے قبضہ کریں گے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ناکے بندی کی گئی تھی اس کو اب ناکے بندی کو کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کو بھی منظوری دی گئی ہے کہ جو ٹرک ہیں انہیں اندر داخل ہونے دیا جائے۔ کیا ہے اس پر بھی دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسرائیل اب غزہ کی پٹی پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کابینہ نے پیر کو پورے غزہ پر قبضہ اور وہاں غیر معینہ مدت تک رہنے کے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ حماس سے یرغمال کو آزاد کرانے اور اسرائیلی شرائط پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانے کی اسرائیل کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس منصوبے میں فوجی حملوں کے ذریعے غزہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنا بھی شامل ہے۔ اگر اس منصوبے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کو وسعت ملے گی۔ اس سے غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے، جبکہ پورے خطے میں نئی کشیدگی پھیل سکتی ہے۔ اسرائیل اکتوبر 2023 سے غزہ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ لڑائی حماس کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک اور 250 کے قریب یرغمال بنائے گئے۔ اسرائیل نے اب تک کہا ہے کہ غزہ سے حماس کے مکمل خاتمے تک لڑے گا۔ اب اس نے لڑائی کو مزید تیز کر دیا ہے اور پورے غزہ کو کنٹرول سنبھالنے کی بات کی ہے۔ نتنیاہو حکومت نے 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ ہوا تھا حماس کی طرف سے، اس کی کمیشن کے ذریعے تحقیق نہ کرانے کا فیصلہ لیا ہے۔ اپوزیشن نے اٹھائے ہیں کچھ سوال، دیکھیے کیا ہے معاملہ۔ اسرائیلی حکومت نے پیر کو غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کو وسعت دینے کے فیصلے کے بعد 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ لیا۔ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کنسنس کے بقیہ اراکین کے ساتھ مل کر ایک قانون کا مسودہ تیار کرے گی، جو ایک کمیشن قائم کرے گا جو مختلف نظریات کی نمائندگی کرے گا اور عوام کی اکثریت کا اعتماد حاصل کرے گا۔ حکومت کا یہ فیصلہ اٹارنی جنرل گلی بہاؤ میارا کے ایک خط کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آیا، جس کا کردار حکومت کے قانونی مشیر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 7 اکتوبر کے واقعات کی تحقیقات کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے، حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ناکامی نقصان پہنچاتی ہے اور سچ کی تلاش میں رکاوٹ ہے۔ راتوں رات اسرائیل کی کابینہ نے انسانی امداد کی منظوری دی، جو مبینہ طور پر سول سوسائٹی کی تنظیمیں فراہم کرے گی اور امریکی فرموں کے زیر انتظام ہوں گی۔ قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے کہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم انہیں انسانی امداد کیوں دیں، ان کے پاس کافی خوراک ہے، ہمیں حماس کے کھانے کی دکانوں پر بمباری کرنی چاہیے۔ IDF کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیالات نے ہمیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ بیزلیل کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جب اسرائیلی دفاعی افواج غزہ کی پٹی سے انخلا نہیں کرے گی، چاہے اس کا مطلب
यरगमाल का तबादला ही क्यों न हो। यरगमालियों और लापता अफराद के खानदानों के फोरम ने समोट्रेच के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि समोट्रेच नेतन्याहू का मंसूबा मग़वी अफराद की उनके इलाकों में वापसी को तरजीह देता है। 84% अवाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मग़वी अफराद को वापस लाए बगैर फतेह हासिल नहीं की जा सकती। वज़ीर सकाफत मिकी ज़ोहर ने वादा किया है कि तमाम मग़वी वापस नहीं आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि गज़ा से कोई वापसी नहीं होगी, मग़वी अफराद के बदले में भी नहीं। हुकूमत साफ साफ कह रही है कि हमने मग़वी लोगों को रिहा किया है, हम अहले खाना और पूरी इजरायली अवाम उनको छोड़ने की मुतरादिफ है। अगरचे इजरायली हुकूमत अवाम को मायूस करने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन इजरायली रियासत की अक्सरियत इसे नहीं छोड़ेगी। इतवार की रात बरतानवी न्यूज़ साइट मिडिल ईस्ट आई ने इत्तला दी है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास 19 मई को लेबनान का दौरा करने वाले हैं, जहां वो ऐलान करेंगे कि मुल्क में मौजूद फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों को अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकत के ज़रिए गैर मसले कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से कासिम बसीर नाम के जो बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, उसको देख करके दुनिया हैरान है। ईरानी अखबार ने लिखा है कि दुनिया के उड़े होश क्या है, उस पर देखिए ये तफसील। ईरान की दिफाई सनतों का तैयार करदा नया मिसाइल अपनी कार्बन फाइबर बॉडी और जदीद गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम के साथ दिफाई रेडारों से बचे रहने की आला स्ट्रेंथ सलाहियतों का हामिल है। ईरान के वजीर दफा अजीज नसीर ज़ादा के मुताबिक थॉट जैसे सैटेलाइट गाइडेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी जदीद तरीन ईरानी मिसाइल के वॉर हेड कवर रोकने के काबिल नहीं। ईरानी वजीर दफा ने कहा कि ये कामयाबी वादा सादिक 1 और 2 जैसे बड़े फील्ड तजर्बात का नतीजा है। काबिल जिक्र है कि ईरान ने गुज़िश्ता बरस सह्यूनी हुकूमत के खिलाफ वादा सादिक 1 और 2 के नाम से 2 बड़े कामयाब ऑपरेशन किए थे और ईरानी मिसाइलों ने मकबूजा फ़िलिस्तीन के अंदर सह्यूनी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया था। इजराइल और अमेरिका का तैयार करदा मुश्तरका दिफाई निज़ाम भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था। ईरान के जनरल सलामी ने कहा कि दुश्मन के लिए सब कुछ हथियार है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ हथियार सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारे लिए अल्लाह, उसकी मदद हमारे साथ शामिल होती है। देखिए उन्होंने क्या कहा। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने सिपाही पासदारान इंकलाब को इस्लामी माशरे का एक बेमिसाल और मुनफरिद इदारा करार दिया, जो कि एक शजरे तैयबा की मानिंद है। उन्होंने कहा कि सिपाही पासदारान इंकलाब की जड़ें अल्लाह पर यकीन और ईमान पर इस्तवार हैं, इसीलिए ये दरख्त मुस्तहकम और मजबूत है और हालात के मुताबिक खुद में बेहतरी भी लाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसान की रूह को शिकस्त का एहसास होता है, न कि जिस्म को, और सिपाही पासदारान इंकलाब का मजमुआ फौजी ताकत बढ़ाने के बावजूद अपनी रूहानी ताकत पर कायम है, जिसे रोज़ बरोज़ तक़वियत हासिल हो रही है और इसके असरात खुद तक महदूद नहीं बल्कि एक मगनातीसी मैदान की तरह फैल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मशरिक़ वस्ता से कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और अच्छी स्टोरी इस पर हम पेश कर रहे हैं, लिहाजा आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएमसी न्यूज़ इंडिया पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ कुछ खास स्टोरी देख सकते हैं। शुक्रिया।